Welcome to our YouTube channel Business Ease. Today we discussed about Employee State Insurance Act 1948. Here we discussed about the applicability, contribution computation and benefit of the act. Objective of this act, and this act is introduced for an integrated social safeguard system to offer security and protection to the employees. Focus on the safety of employees by providing help in case of sickness, death, in work field, injury and maternity etc. Means एम्प्लॉयज को सेफ्टी देने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए, उन्हें सिकनेस, डेथ और इंजरी, मर्टर्निटी इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है। जिन एम्प्लॉयज़ की वेजेस कम है, जो हर हॉस्पिटल में, एवरी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक ESIC हॉस्पिटल इंट्रोड्यूस किए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को बाउंड कर दिए कि वो एम्प्लॉयज़ का कुछ कंट्रीब्यूशन काटे और कुछ कंट्रीब्यूशन खुद कंट्रीब्यूट करे, जिससे हर एम्प्लॉयज़ को हेल्थ सिक्योरिटी मिल सके। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ये एक्ट किस पर एप्लीकेबल होगा फ्रेंड? ऑल फैक्ट्रीज हैविंग 10 or more employees in the organization are mandatorily liable to register their employees under ESI। जहाँ पर भी 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिस भी फैक्ट्रीज में, जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में, जिस भी कंपनी में, वहाँ पर ESI एक्ट एप्लीकेबल होता है। एम्प्लॉयर को ESI एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, एम्प्लॉयज को वहाँ रजिस्टर करना होता है, और जिस भी एम्प्लॉय की वेजेस 21,000 रुपीज़ पर मंथ से कम है, उसे ESI एक्ट में रजिस्टर करना होता है और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट करके ESIC को डिपॉजिट करना होता है। एक्सटेंशन ऑफ कवरेज, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एक्सटेंशन किया है इसके कवरेज का, मतलब ESI को कुछ वास्ट इसका कवरेज कर दिया है। ये सिर्फ फैक्ट्रीज तक ही सीमित नहीं रह गया। द स्टेट गवर्नमेंट हैव एक्सटेंडेड द कवरेज ऑफ द एक्ट टू शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा, road motor transport undertaking, newspaper establishment, private medical institutions, educational institutions, and to contract and casual employees of municipal corporation or municipal bodies employing 10 or more persons in the certain states, union territories where the state government is appropriate government। स्टेट गवर्नमेंट ने इसका जो रोल है बहुत वास्ट कर दिया है। ये अब सिर्फ फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाज, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एजेंसीज, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब हर जगह तक इसका स्कोप बढ़ चुका है, जहाँ पर 10 से 10 ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इसका जो स्कोप है वो स्टेट गवर्नमेंट ने जहाँ तक बाइफरकेट किया वहाँ तक तो है ही, लेकिन ये इंश्योरेंस बिजनेस और NBFCs, पोर्ट ट्रस्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटीज, वेयर हाउसिंग एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। बट कंडीशन है कि एम्प्लॉयज जो है वो 20 या 20 से ज़्यादा हो, तब ये एप्लीकेबल होगा फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, तब एप्लीकेबल होता है। एग्जम्पशन फ्रॉम द एक्ट, हर एक्ट में किसी न किसी को एग्जम्पशन भी दी गई है। सीजनल फैक्ट्रीज को एग्जम्पशन दी गई है, मतलब जो सीजनल फैक्ट्रीज है, जो पूरे साल पर काम नहीं करती, 2 महीने, 4 महीने या 8 महीने तक काम करती है, उन सीजनल फैक्ट्रीज को यहाँ पर एग्जम्पशन दी गई है, जैसे कॉटन गिनिंग, जूट प्रोसेसिंग, डेकोरेशन ऑफ ग्राउंड, फैक्ट्रीज इंगेजिंग वर्क नॉट मोर देन 7 months इन अ ईयर। मतलब जो फैक्ट्री 7 महीने से ज़्यादा काम नहीं करती है, उनको यहाँ पर, मतलब जो भी फैक्ट्री 7 महीने से ज़्यादा किसी भी एम्प्लॉयज़ को वर्क नहीं करने देती, वर्क करने देती, वहाँ पर उनको एग्जाम किया गया है। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे देंगे? जो कंट्रीब्यूशन की रेट है वो हर टाइम अलग अलग होती है, रिवाइज होती रहती है बार बार। करंटली रेट क्या है? एम्प्लॉयज के लिए है 0.75% ऑफ वेजेस। एम्प्लॉयज को जो वेज मिलती है उसका 0.75% एम्प्लॉयज का डिडक्ट होता है। मतलब एम्प्लॉय की 10,000 रुपीज़ वेजेस मिलती है तो एम्प्लॉय का 75 रुपीज़ यहाँ डिडक्ट होता है, और एम्प्लॉयर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना देता है? 3.25%। टोटल ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वेजेस का 4% डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय इन रिसिप्ट ऑफ
डेली एवरेज वेज अप टू 176 रुपीज आर एग्जाम, मतलब जिस भी एम्प्लॉय को डेली वेजेस 176 रुपीज पर डे मिलता है वो एग्जाम्प्ट है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय उसका कंट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं करेगा। एम्प्लॉय विल हाउएवर कंट्रीब्यूट देयर ओन शेयर, एम्प्लॉयर सिर्फ अपना खुद का कंट्रीब्यूशन वहाँ पे डिपॉजिट करवाएगा, उसे जरूरत नहीं है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन काटने की। वेजेस फॉर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के लिए वेजेस की डेफिनेशन क्या होगी, किस अमाउंट पर हम कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करेंगे। वेजेस मींस ऑल रेम्यूनरेशन पेड और पेबल इन कैश टू एन एम्प्लॉय इफ the terms of the contract of employment expressed or implied were fulfilled and includes, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, any payment to an employee in respect of any period of authorized leave, lockout, strike, मतलब एम्प्लॉय को कुछ भी पे करो, चाहे उसको ऑथराइज लीव दो, लॉकआउट या स्ट्राइक, ये होने के बावजूद भी आप एम्प्लॉय को कुछ भी पेमेंट करते हैं, इसके अगेंस्ट कुछ भी पेमेंट करते हैं विच इज नॉट इलीगल, जो इलीगल नहीं है, और लॉ एंड अदर एडिशनल रेम्यूनरेशन, कुछ भी एडिशनल रेम्यूनरेशन आप देते हैं तो वो सब वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। पेड एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स, मतलब आप एम्प्लॉय को कुछ भी चीज, कोई भी रेम्यूनरेशन देते हैं जो कि 2 महीने से ज्यादा के इंटरवल में नहीं देते। मतलब यदि आप कोई बोनस देते हैं, यदि साल में एक बार बोनस देते हैं तो वो वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आता। यदि आप वही बोनस यदि एम्प्लॉयज को हर महीने देते हैं या फिर एक महीना छोड़ के एक महीना देते हैं तो भी वो वेजेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। यदि आप 2 महीने से ज्यादा का गैप रख के कुछ भी यदि एम्प्लॉय को देते हैं तो वो वेजेस की डेफिनेशन से बाहर है, उस पर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट डज नॉट इंक्लूड एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड और अंडर दिस एक्ट, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन आप पीएफ या पेंशन फंड में डिडक्ट करते हैं या फिर पेंशन फंड में आप जमा करते हैं तो वो वेजेस की डेफिनेशन में काउंट नहीं होता। कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस या वैल्यू आप ट्रैवलिंग कंसेशन की देते हैं तो वो भी वेजेस में नहीं आएगा। एनी सम पेड टू द पर्सन एम्प्लॉयड, कोई भी आप स्पेशल एक्सपेंस बेयर करने के लिए एम्प्लॉय को रियम्बर्स करते हैं या फिर कोई भी आप अमाउंट पे करते हैं किसी भी एक्सपेंस की, स्पेशल एक्सपेंस को बेयर करने के लिए, तो वो भी वेजेस में इंक्लूड नहीं होता है। और कोई भी ग्रेचुइटी पेबल है तो वो भी वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। कुछ अलाउंसेज हैं जो वेजेस की कैलकुलेशन में हम इंक्लूड करते हैं, जैसे मैटरनी अलाउंस, शिफ्ट अलाउंस, लोकेशन अलाउंस, कॉम्पनसेटरी अलाउंस, कैश हैंडलिंग अलाउंस, पेड टू कैशियर, सुपरवाइजरी अलाउंस, एडिशनल पेड ऑफ टू ट्रेनिंग स्टाफ, चार्ज अलाउंस, स्टेनो टाइपिस्ट अलाउंस, प्लांट अलाउंस, honorarium for looking after the hospital or dispensary, computer allowance, gesture photocopier printer allowance, personal special allowance, machine allowance, conversing allowance, first aid allowance, personal allowance, area allowance, and ex gratia payment. If payment is made within an interval of 2 months, 2 महीने से कम के गैप में दिया है तब हम इसे इंक्लूड कर लेंगे। ये सारे अलाउंस वेजेस में इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि कुछ अलाउंस है जो वेजेस में इंक्लूड नहीं किए जाते, जैसे पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ अनअवेल्ड लीव एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, मतलब लीव एनकैशमेंट का आप कुछ भी पेमेंट करते हैं तो वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। कमीशन ऑन एडवर्टीजमेंट सिक्योर्ड फॉर न्यूज़पेपर इफ नॉट पेड टू द रेगुलर एम्प्लॉय, यदि आपने कोई भी कमीशन पे किया है एडवर्टीजमेंट की, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देने के लिए, इसको नॉन रेगुलर एम्प्लॉय को, रेगुलर एम्प्लॉय को दिया है तब वो इंक्लूड होगा वेज में, और अदर देन रेगुलर एम्प्लॉयज को दे रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे। फ्यूल अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, स्पेशल बेनिफिट, स्पेशल एक्सपेंस को बेयर करने के लिए दिया जाता है तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। शूज अलाउंस, पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेचुइटी और डिस्चार्ज, ये भी इंक्लूड नहीं करते, और एनकैशमेंट लीव के भी पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता वेजेस में। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ द ईएसआई। ईएसआई में रजिस्टर्ड होने के क्या क्या बेनिफिट है एम्प्लॉइज के लिए। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है मेडिकल बेनिफिट। फुल मेडिकल केयर इज प्रोवाइडेड विदाउट एनी सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर, बिना किसी लिमिट की, बिना किसी अमाउंट की लिमिट लगाए कि कितना भी एक्सपेंडिचर हो, पूरा का पूरा मेडिकल केयर एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड किया जाता है। फुल मेडिकल केयर इज प्रोवाइडेड विदाउट एनी सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर टू एन इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द डे ही एंटर्ड इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, मतलब डे 1 से ही उसको इसका बेनिफिट मिलता है। मेडिकल केयर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू रिटायर्ड एंड परमानेंटली डिसेबल्ड इंश्योर्ड पर्सन, कोई रिटायर्ड पर्सन या परमानेंटली डिसेबल्ड पर्सन है उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, उसके स्पाउस को इसका बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ उसको एक एनुअल प्रीमियम 120 रुपीज का पे करना होता है। सिकनेस बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट भी मिलता है। यदि कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया और
उसको कुछ टाइम के लिए लीव चाहिए तो वो ले सकता है, और उसको कैश कंपनसेशन दिया जाता है ईएसआईसी की ओर से। अब वो कैश कंपनसेशन कितना मिलता है? मिनिमम 70% ऑफ वेजेस उसको कैश कंपनसेशन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। कितने दिन का दिया जाएगा? मैक्सिमम 91 डेज की दिया जाएगा फॉर टू कॉन्जिक्यूटिव बेनिफिट पीरियड। बेनिफिट पीरियड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो एक साल है उसको दो बेनिफिट पीरियड में डिवाइड किया गया है, अप्रैल टू सितंबर एंड अक्टूबर टू मार्च। पूरे साल भर में 91 डेज का सिकनेस बेनिफिट दिया जाता है, जिसमें 70% ऑफ मिनिमम 70% ऑफ वेजेस कैश कंपनसेशन एम्प्लॉय को पे करता है। कौन? एम्प्लॉयर नहीं करेगा यहाँ पे पेमेंट ईएसआईसी करता है। और इसकी कंडीशन है ये बेनिफिट एक एम्प्लॉय को तभी मिलेगा जब उसने मिनिमम 78 डेज का कंट्रीब्यूशन दिया है। अब यहाँ पे 78 डेज का कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? मतलब कि कोई एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गया, उसने 1 महीना वहाँ नौकरी करी, सर्विस दी, और उसने 1 महीना अपना कंट्रीब्यूशन पे किया, फिर उसने वहाँ से काम छोड़ दिया। तो मतलब 30 दिन का उसने कंट्रीब्यूशन दिया, तब वो चाहता है कि सिकनेस बेनिफिट बोले तो उसको नहीं मिलेगा। उसको मिनिमम 78 डेज का कंट्रीब्यूशन देना होगा, तभी उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। 70 डेज का कंट्रीब्यूशन मतलब मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स है। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट फॉर confinement pregnancy is payable for 26 weeks, which is extendable by further 1 month. यहाँ पे कंफाइनमेंट और प्रेगनेंसी के केस में एक मैटरनिटी बेनिफिट दिया गया है जो कि 26 वीक्स के लिए मिलता है। मतलब कोई भी यदि इंश्योर्ड वीमन है वो इसका बेनिफिट ले सकती है। उसको 26 वीक्स की मतलब 26 सप्ताह की जो सैलरी है, जो वेजेस है, वो पे की जाती है ईएसआईसी के द्वारा, और एक्सटेंडेबल बाय फर्दर 1 मंथ। जो 26 वीक्स का टाइम है ये एक्सटेंडेबल है 1 महीने के लिए। और ऑन मेडिकल एडवाइस, यदि कोई मेडिकल एडवाइस करे एट द रेट ऑफ फुल वेजेस, उसको फुल रेट पर वेजेस का पेमेंट किया जाता है, सब्जेक्ट टू कंट्रीब्यूशन ऑफ 70 डेज इन द प्रेसिडेंट टू कंट्रीब्यूशन पीरियड। पहले किसी भी दो कंट्रीब्यूशन पीरियड में उसने मिनिमम 70 डेज का कंट्रीब्यूशन किया होगा, तब इसका बेनिफिट मिल पाएगा। Next, insured women shall be entitled to 12 weeks of maternity benefit from the date of the child is handed over to the commissioning mother. यदि commissioning mother और adopting mother का केस है, तब उस केस में उसको 12 weeks का ही बेनिफिट मिलेगा। An insured person in respect of his wife shall be paid a sum of ₹7,500 per case. यदि कोई भी इंश्योर्ड वुमन चाहती है कि ईएसआईसी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती और वो चाहती है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, तब वो जा सकती है, और उसे उस केस में ₹7,500 का पेमेंट मिलता है ईएसआईसी से। और जो ये बेनिफिट है ₹7,500 का, वो सिर्फ 2 कन्फाइनमेंट के केस में ही मिलेगा उसे। लेकिन ऐसा कब मिलेगा? जब वो ईएसआईसी हॉस्पिटल में नहीं जाकर किसी अदर हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटीज देती है। नेक्स्ट डिसेबलमेंट बेनिफिट। डिसेबल बेनिफिट में फर्स्ट केस है टेम्पररी डिसेबल बेनिफिट फ्रॉम डे वन ऑफ द एंट्री इंश्योर्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हैविंग पेड एनी कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी। यदि एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाए, यदि उसको एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर यदि कोई इंजरी हो जाए और वो टेम्परेरी डिसेबल हो जाए, यदि वो टेम्परेरी डिसेबल हो जाता है, तो जब तक उसकी डिसेबिलिटी रहती है, कंटिन्यू रहती है, तो उसको 98% वेजेस का पेमेंट किया जाता है ईएसआईसी के द्वारा। यदि ये डिसेबलमेंट परमानेंट डिसेबलमेंट हो तो क्या होगा? 90% वेजेस का पेमेंट होगा, उसे मंथली पेमेंट होगा। ये डिपेंड करता है, ये पेमेंट 100% तक ये पेमेंट हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग, किसको कितना लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हुई है, सर्टिफाइड बाय द मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई करेगा कि वो उसका कितना डिसेबलमेंट है, कितना वो डिसेबल हुआ है, उसी अकॉर्डिंग उसको वेजेस का पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट बेनिफिट्स। जो डिपेंडेंट बेनिफिट्स है वो डेथ के बारे जाता है। एक डिसीज पर्सन, कोई डिसीज इंश्योर्ड पर्सन है तो उसके डिपेंडेंट को इसका बेनिफिट होता है। उनको 90% तक का वेजेस का पेमेंट मंथली किया जाता है, एक पेंशन की तरह। Paid at the rate of 90% of wages in the form of monthly payment pension to the dependents of the deceased insured person in case where death occurs due to employment injury or occupational hazard. कोई भी इंजरी हो जाए, एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाए, जिसकी वजह से इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाए, तो उनके डिपेंडेंट्स को 90% ऑफ वेजेस तक का पेमेंट
किया जाता है एज अ पेंशन। कुछ इसके अदर बेनिफिट भी हैं, जैसे फ्यूनरल एक्सपेंसेस, डेथ के केस में 15,000 रुपये तक का फ्यूनरल एक्सपेंस भी दिया जाता है। कंफाइनमेंट एक्सपेंस, जैसे बताया था कि 75 रुपये का कंफाइनमेंट एक्सपेंस दिया जाता है इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है पेमेंट एंड रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स। अब जो हम ESIC का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करवाना होता है एम्प्लॉयर को, वो कब तक डिपॉजिट करवाए, उसकी डिपॉजिट की पेमेंट की ड्यू डेट क्या है। ESIC पेमेंट ड्यू डेट इज मंथली, मतलब उसको मंथली कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करना होगा एम्प्लॉयर को और मंथली ही डिपॉजिट करना होगा ऑन और बिफोर द 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मीन अप्रैल का यदि कंट्रीब्यूशन है तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को 15th मई तक उसका डिपॉजिट करना होगा। यदि वो डिपॉजिट नहीं करता है तो इंटरेस्ट चार्ज होगा एट द रेट 12% पर एनम फॉर ईच डे ऑफ द डिफॉल्ट और डिले इन द पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। फॉर रिटर्न फाइलिंग, यदि हम कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो हमें गवर्नमेंट को ये भी बताना होगा, ESIC को बताना होगा एम्प्लॉय के बारे में कि इसको कितनी भी दी, उसको हमने कितना कंट्रीब्यूशन डिडक्ट किया। इसके लिए रिटर्न फाइल करनी होती है। एक साल में 2 बार रिटर्न फाइल करनी होगी। फर्स्ट हाफ की रिटर्न जो अप्रैल टू सितंबर होती है उसकी ड्यू डेट 11 नवंबर होगी और सेकेंड हाफ की रिटर्न अक्टूबर टू मार्च की रिटर्न की ड्यू डेट होगी 11 मई। फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 में आएगी तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे। प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑन ESIC पोर्टल, process of employees registration on ESIC portal and ESIC returns and challan on ESIC portal. Please like this video, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thank you.